तो कहानी की शुरुआत में बीमो और उसकी वाइफ श्री को देखते हैं। बीमो एक टीचर है और उसकी नई पोस्टिंग इंडोनेशिया के एक दूर दराज से एक आइलैंड में हुई है। श्री भी उसके साथ इस सफ़र पर निकल पड़ती है। मैनेजमेंट उनके लिए एक कार और एक टूर गाइड का इंतज़ाम करता है। सफ़र के दौरान गाड़ी का ड्राइवर बीमो को बताता है कि उस आइलैंड की आबादी बहुत कम है क्योंकि पिछले साल वहाँ एक भयानक बाढ़ आई थी। ड्राइवर को लगता है कि वहाँ कोई स्कूल बचा ही नहीं होगा, पर बीमो कहता है कि उसने चेक किया है और वहाँ के रिकॉर्ड्स के मुताबिक अब सिर्फ 7 बच्चे पढ़ते हैं। अब ड्राइवर उन्हें वार्निंग देता है कि उस आइलैंड के लोगों के कुछ अलग नियम और ट्रेडिशंस है जिसे उन्हें हर हाल में फॉलो करना होगा। तभी टूर गाइड बातों को काटते हुए कहता है कि जब वो पहली बार यहाँ आया था तो उसने इन रूल्स का नहीं पता था और उसने फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से विलेजर्स गुस्सा हो गए और उसे बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि वो ये नहीं बताता है कि मुश्किल क्या थी। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक श्री को किसी के चीखने की आवाज़ आती है। जब वो खिड़की की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हवा में एक औरत का कटा हुआ सिर उड़ रहा था जो आग से घेरा हुआ था। श्री बुरी तरह डरकर बाकी तीनों को बताती है, पर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। श्री उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उस सिर के नीचे बॉडी नहीं थी, पर सब उसे इग्नोर करते हैं। तभी अचानक श्री को उल्टी होने लगती है और उन्हें कार रोकनी पड़ती है। ठीक उसी वक्त जंगल के अंदर से एक अजीब आवाज़ आती है, जैसे कोई उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा हो। और तभी जंगल से निकलकर एक कॉफिन उनकी कार की तरफ हवा में तैरते हुए आने लगता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत कार में बैठते हैं, पर बदकिस्मती से कार स्टार्ट नहीं होती। ड्राइवर डर के मारे श्री और बीमो से पूछता है कि क्या उनके पास लकी चार्म। जब उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता तो ड्राइवर कहता है कि अगर एग्स या राइस है तो वो दे दो। उनके पास एग्स होते हैं जिसे वो कार कॉफिन की तरफ फेंकते हैं। तभी कार स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ से भाग निकलते हैं और उनके पीछे उस कॉफिन से एक अजीब काला खौफनाक हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। सुबह होती ही वो एक पास के गांव में रुकते हैं। श्री अभी भी सहमी हुई थी। जब वो टूर गाइड से उस कॉफिन के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि यहाँ के लोगों को मरने के बाद दफनाया नहीं जाता, बल्कि कॉफिन में बंद करके पेड़ों पर टांग दिया जाता है। उनमें से जो लोग जीते जी ब्लैक मैजिक करते थे उनकी आत्मा भटकती रहती है और वो इंसानों का शिकार करते हैं। वर्णियों में ऐसा कॉफिन्स दिखना आम बात है। बीमो श्री से कहता है कि अगर वो चाहे तो अपनी मॉम के घर वापस जा सकती है। श्री मना कर देती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है। आगे के सफ़र में उन्हें 3 जन नाम का एक टीचर और विलेज सिक्योरिटी मिलते हैं जो उनका स्वागत करते हैं। विलेज हेड ने उनके लिए एक बोट भेजी थी जिसमें बैठकर बीमो और श्री को गांव जाना था। 3 जन उन्हें कहता है कि आप लोग आगे बढ़ो, मुझे दूसरे स्कूल जाना है। जब बोट आगे बढ़ती है तो 3 जन उस टूर गाइड से पूछता है कि क्या रास्ते में कुछ हुआ था। गाइड बताता है कि पहले उन्हें कुयंग दिखा और फिर एक उड़ता हुआ कॉफिन। 3 जन गंभीर होकर कहता है कि अब इन दोनों को यहाँ बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब बीमो और श्री गांव पहुँचते हैं और सिक्योरिटी उन्हें जंगल के किनारे छोड़कर चला जाता है। जंगल का रास्ता बेहद घना और डरावना था। रास्ते में श्री को पेड़ पर टांगे हुए वही कॉफिन दिखते हैं जो उसे और परेशान कर देता है। बीमो किसी तरह उसे संभाल कर आगे ले जाता है। आगे उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसे वो स्कूल का रास्ता पूछते हैं। वो रास्ता तो बता देती है, पर श्री नोटिस करती है कि उस बूढ़ी औरत और उसका पति उन्हें बेहद अजीब और गुस्सा वाली निगाहों से देख रहा था। जब दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात वहाँ के प्रिंसिपल से होती है। प्रिंसिपल उन्हें रहने के लिए एक कैबिन देता है और उनके साथ खाना खाते हैं। खाते वक्त प्रिंसिपल बताता है कि पिछले साल बाढ़ में गाँव के कई बच्चे मारे गए और कुछ लोग यहाँ से चले गए, इसलिए अब स्कूल में सिर्फ 7 बच्चे ही हैं। पर उन्हें 7 बच्चों का फ्यूचर बनाना अब उनकी जिम्मेदारी है। अचानक प्रिंसिपल खड़े होकर कहता है कि मैं एक बात बताना भूल गया। हमारे यहाँ एक रिचुअल्स है कि हम अपने खाने का कुछ हिस्सा बाहर जंगल में छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जो नेचर ने हमें दिया है उसका एक हिस्सा नेचर को वापस मिलना चाहिए। अब प्रिंसिपल श्री को कहते हैं कि अगर वो चाहे तो स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकती है, अगर उसका घर में अकेला मन ना बैठे, जिससे दोनों मान जाते हैं। जब बीमो प्रिंसिपल को बाहर छोड़ने जाता है तो श्री को लगता है कि कोई उसे देख रहा है,
बाहर खिड़की के पास वही बूढ़ी औरत उसे घूर रही थी। बीमो प्रिंसिपल को उस अजीब कपल के बारे में बताता है। प्रिंसिपल हंसते हुए बताता है कि उनका नाम अलंग और तांबी है। पिछले साल बाढ़ में उनके बच्चे खो गए थे, जिसके बाद गांव वालों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और वो जंगल में ही रहने लगे। गांव वालों का मानना है कि तांबी काला जादू करती है और वही उस बाढ़ की वजह थी। और वही तांबी अभी भी श्री को देख रही थी। रात को जब दोनों सो रहे होते हैं तो अचानक दरवाज़ा खटखटाया जाता है। बीमो जैसे ही खोलता है, वही औरत तांबी तेजी से घर के अंदर घुस आती है। वो कुछ बोलती नहीं है, बस श्री के पास आकर उसके पेट को टच करती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। दोनों इस अजीब बिहेवियर से डर जाते हैं। अगले दिन प्रिंसिपल उन्हें कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, तांबी हर नए इंसानों के साथ ऐसा ही करती है। अब बीमो और श्री अपनी ड्यूटी शुरू करते हैं। श्री जिस क्लास में पढ़ाने जाती है वहाँ सिर्फ 4 बच्चे थे, पर जैसे ही वो बुक उठाती है तभी उसे पूरी क्लास में मरे हुए बच्चों के आत्माएं दिखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाते हैं। जब वो घर आती है और ये सब बात बीमो को बताते हैं, पर बीमो कहता है कि ये सिर्फ उसका वहम है, क्योंकि उसने ड्राइवर की बातों को दिल पर ले लिया है। बीमो चला जाता है, पर श्री को पर्दे के पीछे किसी का साया दिखता है। जब वो पर्दा हटाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। रात को खाना खाते वक्त श्री कहती है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है, पर बीमो इसे इग्नोर करता है। अगले दिन स्कूल में जब दोनों बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तो उन्हें पेड़ के पास तांबी दिखती है और ठीक उसी वक्त स्कूल के अंदर से एक बच्चे के चीखने की आवाज़ आती है। जब दोनों अंदर भागते हैं तो देखते हैं कि एक बच्ची क्लासरूम के रूफ तोड़कर ऊपर चढ़ गई है। बीमो उसे बचाने के लिए टेबल पर चढ़ते हैं, पर वो बच्ची पॉजेस लग रही थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो बीमो को डराती है। तभी बीमो को दूसरे कमरे से श्री की चीख सुनाई देता है। श्री दूसरे रूम में बंद हो गई थी और वहाँ उसे कई बच्चों की आत्माएं दिख रहे थे, जो उसके पेट की तरफ इशारा करके बोल रहे थे सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस। श्री इस हादसे से इतना डर जाती है कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। साथ ही वो बच्ची भी बेहोश हो जाती है। उसी रात श्री घर पर आराम कर रही होती है जब अचानक उनके घर की खिड़की तोड़कर वही खौफनाक कुयांग अंदर घुस आती है और वो श्री पर हमला करता है। श्री को लगता है वो कुयांग कोई और नहीं, तांबी है। लेकिन इससे पहले तांबी कुछ करे, श्री की आंख खुल जाती है। मतलब ये बस एक सपना था। सुबह प्रिंसिपल उनके घर आता है और स्कूल में हुआ घटना के बारे में बात करता है। फिर वो बताता है कि विलेज हेड उन दोनों से मिलना चाहता है। बीमो और श्री उनके पास पहुंचते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक जवान लड़की मीना से होती है। मीना के पास उसकी फैमिली से मिली जादुई शक्तियाँ थी। मीना जैसे ही श्री का हाथ पकड़ती है तो एक बड़ा खुलासा करती है, श्री प्रेग्नेंट है। श्री को खुद ये बात पता नहीं थी, पर ये बात सुनते ही विलेज हेड खुश होने के बजाय गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई। पर श्री को उनका गुस्सा समझ नहीं आता और वो पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है। तब मीना एक पुरानी भविष्यवाणी के बारे में बताती है। गाँव वालों का मानना है एक दिन किसी दूसरे आइलैंड से एक प्रेग्नेंट औरत इस गांव में आएगी और उसके बच्चे की बलि देकर एक शैतानी ताकत को इतना पावरफुल बना दिया जाएगा कि वो पूरे आइलैंड पर राज करेगी। ये सुनते ही इनकी खुशी दुख में बदल जाती। मीना तुरंत कुछ जड़ी बूटियाँ मंगवाती है और उन पर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। उसका कहना था कि अगर श्री को अभी प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो कुयांग उसके बच्चे तक पहुंच जाएगी। कुछ ही देर बाद श्री अचानक बेहोश हो जाती है। जब मीना उसे होश में लाने की कोशिश करती है तब श्री की आंखें एकदम काली पड़ जाती है। उसका चेहरा बदलने लगता है और वो किसी और की आवाज़ में अजीब बात बोलने लगती है। उसी वक्त बाहर तेज आंधी छाने लगती है। काला बादल पूरा आसमान को ढक लेता है। गांव वाले इसे एक ही बात का इशारा मानते हैं, कुयांग जाग चुकी है। मीना किसी तरह श्री को वो काढ़ा पानी पिला देती है और धीरे धीरे उसका कंट्रोल वापस आ जाता है। लेकिन इसी बीच विलेज हेड सब लोगों को भड़काना शुरू कर देता है। उसका कहना था कि इस सारी मुसीबत का वजह तांबी है, वही असली कुयांग, और अगर उसे जिंदा छोड़ दिया गया तो पूरा गाँव बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ टीचर तिनजन भी परेशान था। वो सिर्फ टीचर नहीं बल्कि स्पिरिचुअल पावर्स भी जानता था। उसने स्कूल के हर बच्चे को प्रोटेक्शन एमुलेट दिया था। फिर भी एक बच्चे पर शैतानी ताकत का कब्जा हो गया। इसका मतलब साफ था, इस बार सामने वाली ताकत पहले से कई ज़्यादा पावरफुल थी। तिनजन बीमो को एक अजीब चीज़ दिखाता है, कुयांग का बाल।
वो बताता है कि जब असली कोयंग पास आती है तो ये बाल अपने आप हिलने लगते हैं। अब विमो फैसला करता है कि वो श्री को लेकर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन जब वो नदी के किनारे पहुँचता है उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है। बोट जो उन्हें गांव से बाहर ले जा सकती थी वो पूरी तरह जल चुकी थी। किसी ने जानबूझकर उसे आग लगा दी थी। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। रात होते ही तिनजन उनके घर के चारों तरफ प्रोटेक्शन स्पेल बना देते हैं और एक ही बात कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए सुबह होने से पहले घर से बाहर मत निकलना। जैसे ही अंधेरा गहरा होता है छत पर किसी के चलने की आवाज़ आती है, फिर एक तेज़ और डरावनी चीख। श्री और विमो समझ जाते हैं कुयोंग उनके घर के ऊपर है। पूरी रात वो सिर्फ उसकी चीखें सुनते रहते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन स्पेल की वजह से वो अंदर नहीं आ पाती। सुबह होते ही दोनों फिर से गांव छोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक गांव के कई लोग अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं, जैसे किसी ने उन सब पर कंट्रोल कर लिया हो। दूर खड़ी तांबी ये सब चुपचाप देख रही होती है। फिर भीमो श्री को ढूंढते हुए उसके पास जाता है, लेकिन वो यहाँ से गायब थी। भीमो पागलों की तरह श्री को ढूंढने लगता है, स्कूल, जंगल, हर जगह। तब वही फौजिश लड़की उसे जंगल की तरफ इशारा करती। भीमो वहाँ पहुँचता है तो उसे श्री का स्कार्फ मिलता है और साथ ही एक ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट उसे विलेज सेक्रेटरी के हाथ में ही दिखा था। भीमो बिना सोचे उसके घर पहुंचकर उस पर हमला कर देता है। इसी बीच उसकी वाइफ उसका ब्रेसलेट लेके आता, मतलब इसने उसे किडनैप नहीं किया था। फिर भीमो को याद आता है कि ऐसा ब्रेसलेट तो तिनजन के हाथ में है। इसी बीच मीना वहाँ आती है और कुछ रिचुअल्स करने लगती है और कहती है, तिनजन पर भरोसा मत करो, मुझे लगता है वही तांबी की मदद कर रहा है। अब भीमो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया, कौन सच बोल रहा और कौन झूठ। फिर मीना अपनी मैजिक से श्री को ढूंढने की कोशिश करती है। इन सब के बीच भीमो उन सब से अलग होकर श्री को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र दूर पेड़ पर पड़ती है जहाँ श्री बेहोश होकर पड़ी है। उसे बचाकर मीना के घर ले आते हैं। मीना उसे होश में लाने की कोशिश करती है। फिर वो भीमो और सेक्रेटरी से कहती है, तांबी को अभी मार दो वरना देर हो जाएगी। दोनों तांबी को ढूंढते हुए उसके घर जाते हैं। तांबी किसी रिचुअल्स में बैठी होती। जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है, तांबी जोर से चिल्लाती है, रुक जाओ, तुम लोग गलत इंसान को मारने जा रहे हो। सब एकदम रुक जाते हैं। तांबी कहती है, मैं श्री के बच्चे को मारना नहीं बचाना चाहती हूँ। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तांबी बताती है कि गांव में सिर्फ एक नहीं 2 कुयंग है और असली कुयंग मैं नहीं, मैं तो श्री की रक्षा कर रही थी। उस रात मैंने श्री के पेट को छुआ था। मैं उसके बच्चे पर प्रोटेक्शन स्पेल लगा रही थी, लेकिन अब किसी ने वो प्रोटेक्शन तोड़ दिया है। उधर तिनजन भी कुयंग के बालों की मदद से असली कुयंग को ढूंढने लगता है। जब वो तांबी के पास जाता है बाल बिल्कुल नहीं हिलता, लेकिन जैसे ही वो मीना के पास पहुंचता है बाल अपने आप हिलने लगते हैं। मतलब मीना ही असली कुयंग थी। वही शुरू से सबको बेवकूफ़ बना रही और श्री का प्रोटेक्शन निकाल लिया है। वही बच्चों की बलि चढ़ाकर अपनी शैतानी ताकत को पूरा करना चाहती है। तब तक श्री को रिचुअल्स के लिए तैयार कर चुकी होती है। सच्चाई सामने आते ही भीमो वहाँ से निकलता है। तांबी अपने असली कुयंग अवतार में आ जाती है। वो मीना पे जाके हमला करती है। लड़ते लड़ते पूरा केबिन आग की लपटों में घिर जाता है। तब तक भीमो वो आके देखते हैं घर पूरा जल चुका है। तभी तिनजन आता है। उसे लगा तिनजन भी उसके साथ है। जब वो श्री को जिंदा देखता है तब उसे समझ आता है तिनजन ने ही उसे बचाया। तब तिनजन भीमो को कुयंग के बाल देकर कहता है, असली कुयंग का शरीर ढूंढो। उसका शरीर जल गया तो उसकी ताकत खत्म। भीमो बिना अपनी जान की परवाह किए जंगल के अंदर घुस जाता है। कई सारे कॉफिन से शैतानी आत्मा मीना के बॉडी का देखभाल कर रहा था। वो भीमो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो उसे खींचकर जलते हुए केबिन के अंदर फेंक देता है। उसका ताकत कम हो रहा था। तिनजन भीमो को कहता है, उसके दिल पर वार करो। जैसे ही उस पर वार करता है और उस शैतान को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। मीना के मरते ही गांव में सब ठीक हो जाता है। अब सभी विलेजर्स को पता चल जाता है कि पिछले साल जो बाढ़ आया था वो तांबी की वजह से नहीं बल्कि मीना के वजह से थी। कुछ दिन बाद श्री क्लास में पढ़ा रही थी। तब वो खिड़की से देखती है तांबी और उसका पति उसे देख रहे हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें पता चलता है कि तांबी और उसका पति मर चुके हैं। जैसे ही बाहर देखते हैं वो गायब हो चुके थे। मतलब ये दोनों उसे अलविदा कहने के लिए आए थे। सीन कट होते ही हमें दिखाया जाता है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। एक ऐसी लड़की जिसका चेहरा छुपा हुआ है वो जमीन से उस मरे हुए कुयंग का सिर को वापस जिंदा कर देती है।
जो इस बात का इशारा है कि ये शैतान इस गांव पर दोबारा हमला करेगा। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।